ओके, तो स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पढ़ेंगे 11 केमिस्ट्री का 1.10.1 सीमांत अभिकर्मक, जिसको बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, इससे पिछले वाले क्लास में पढ़े थे, उसी से थोड़ा सा रिलेटेड है। वहाँ पर जब अभिक्रिया की बात किए थे, अभिक्रिया में मात्राओं की बात किए थे, उसके थोड़ा सा आगे ये वाला टॉपिक है सीमांत अभिकर्मक, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, वापस से अभिक्रिया के ही बारे में पढ़ेंगे। सपोज कोई भी अभिक्रिया लिमिटिंग सीमांत अभिकर्मक होता क्या है उसको देख रहे हैं। ठीक है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी भी टाइप की रासायनिक अभिक्रिया में जब दो प्रकार के या दो से अधिक अभिकारक भाग लेते हैं, एक नहीं एक से अधिक होना चाहिए। अभिकारक कितने टाइप का होना चाहिए? एक से अधिक होना चाहिए, तब के बारे में बात करें। ठीक है, तो यहाँ पास बनता है क्या, कोई भी प्रोडक्ट बनेगा, उत्पाद बनेगा। ठीक है, जब दो या दो से अधिक प्रकार के अभिकारक का प्रयोग करते हैं, सपोज दो प्रकार के कोई अभिकारक प्रयोग किए हैं और इन दोनों से क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, तो जो हम लोग अभिकारक लेते हैं, दो अलग अलग प्रकार के अभिकारक, उसमें एक की मात्रा कम और एक की मात्रा ज्यादा होती है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, शक्कर और पानी, और इससे हम लोग बनाएंगे शक्कर पानी। ठीक है, एग्जाम्पल क्या लिए हैं, शक्कर और पानी, जिससे शक्कर पानी बनेगा। शक्कर की मात्रा लिए, पानी की मात्रा लिए और शक्कर पानी बन गया। अब यहाँ पास आप देख के बताओ कि शक्कर की मात्रा ज्यादा लेंगे कि पानी की मात्रा ज्यादा लेंगे। ऑब्वियस सी बात है, हम पानी की मात्रा ज्यादा लेते हैं, शक्कर की मात्रा कम रहती है। इसको 50 ग्राम बोल लेते हैं और इसको 500 ग्राम बोल लेते हैं। क्लियर है? यहाँ पास दो अलग अलग अभिकारक होंगे जिसकी एक की मात्रा कम और एक की मात्रा ज्यादा होती है। तो उत्पाद जो बनता है उसका टाइम कौन डिसाइड करता है, ये कितना टाइम में बनेगा कौन डिसाइड करता है? जो कम मात्रा में होती है वो डिसाइड करता है कि ये वाला कितनी देर में घुल जाएगा। शक्कर कितनी देर में पानी में घुल जाएगा, 5 मिनट में घुला, तो इसके लिए जो बना है उसका टाइमिंग हो जाएगा 5 मिनट। तो टोटल डिपेंडेंट रहता है इसके लिए, जो उत्पाद का बनने का टाइम रहता है वो किस पर रहता है, शक्कर पर रहता है। सीमांत अभिकर्मक यानी एक पॉइंट पे मतलब कितना टाइम लगा बनाने के लिए, उसमें से ये दोनों में से एक ही तत्व जिम्मेदार होता है, उसी को बोलते हैं सीमांत अभिकर्मक। जो तत्व जिम्मेदार होता है इसके टाइम डिसाइड करने के लिए, उत्पाद के कितना टाइम में बनेगा उसको डिसाइड करने के लिए, उसी को बोलते हैं सीमांत अभिकर्मक, लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, चलो प्रॉपर इसका परिभाषा देखते हैं। क्लियर है? ओके, तो सीमांत अभिकर्मक, जिसको क्या बोलते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट, क्या होता है, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में दो क्रियाकारक भाग लेते हैं, दो क्रियाकारक की बात कर रहे हैं। ठीक है, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में दो क्रियाकारक ए और बी भाग लेते हैं, इसमें से एक क्रियाकारक कम मात्रा में है होता है। हम लोग सपोज कर लेते हैं ए जो होता है वो क्या है, कम मात्रा में है, और इसकी बी की मात्रा क्या है, ज्यादा मात्रा में है। वह दूसरा क्रियाकारक अधिक मात्रा में होता है, जैसे बी को लिखे हैं। तो जो क्रियाकारक कम मात्रा में होता है वह पहले समाप्त हो जाता है। कौन पहले समाप्त हो जाएगा? ए समाप्त हो जाएगा। इससे पहले हमने शक्कर और पानी का एग्जाम्पल में देखे हैं, शक्कर पहले खत्म हो जाता है क्योंकि शक्कर कम मात्रा में होती है। ठीक है, और यही क्रियाकारक क्रियाफल के बनने का सीमा निर्धारित करता है। जो यही क्रियाकारक जो कम मात्रा में होती है वही किसका निर्धारण करती है, किसकी सीमा का, क्रियाफल के बनने का सीमा निर्धारित करती है। ठीक है, तो यहां से क्या बनने वाला है, प्रोडक्ट बनने वाला है। ये कितना टाइम में बनेगा उसका निर्धारण कौन करेगा, कम मात्रा वाले तत्व करेगा। ठीक है, अतः कम मात्रा वाले क्रियाकारक को सीमांत अभिकर्मक कहते हैं। क्लियर है ये वाला? ठीक है ना। देखो एक बार फिर से देख लो, जो बेस है वो क्या चीज है। जब भी हम लोग कुछ भी बनाते हैं, किसी भी चीज, जैसे पानी, शक्कर पानी ही बना रहे हैं, वापस से उसी एग्जांपल को देख लेते हैं। शक्कर पानी बना रहे हैं तो उसके लिए पानी चाहिए और शक्कर चाहिए। अब दोनों की मात्रा एक बराबर तो नहीं लेते, शक्कर की मात्रा कम रहती है और पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा रहती है। ठीक है, एज कम्पेयर टू शक्कर पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा रहती है। क्लियर है? अब शक्कर की मात्रा बहुत कम रहती है, उसको घोलते हैं तो शक्कर घुल जाता है, पहले खत्म होता है शक्कर। ठीक है, पहले खत्म होता है शक्कर का मतलब देखो, शक्कर प्लस पानी, यहां से क्या बनता है, शक्कर पानी।
जब घोलेंगे तो शक्कर के कण, पानी और शक्कर, यहाँ पास जब एक ग्लास लिए हैं उसमें पानी है, उसमें शक्कर डालेंगे तो उसके कण दिखाई देंगे, लेकिन घोलते जाएंगे घोलते जाएंगे घोलते जाएंगे तो शक्कर क्या होते जाएगा, गायब होते जाएगा, गायब होते जाएगा। ठीक है, और शक्कर एक पॉइंट पे पूरा ही गायब हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये कम मात्रा में थी तो ये पूरा गायब हो गया। अब क्या बन गया, शक्कर पानी बन गया है। तो कम मात्रा में होने के कारण ये वाला, जितनी देर में ये घुलेगा उतना ही टाइम तो प्रोडक्ट बनाने में लगेगा ना। ठीक है, अगर ये घुला नहीं है, आधा ही घुला है, तो प्रोडक्ट पूरा बना है क्या हमारा, नहीं बने, ऑब्वियस सी बात है। तो जब तक ये कम मात्रा वाला पूरा घुलेगा तभी ये हमारा उत्पाद बनता है। तो ये जो कम मात्रा में है वही इसका सीमा निर्धारित करता है, समय निर्धारित करता है कि ये कितना टाइम में बनने वाला है करके। क्लियर है? चलो, तो इसके बेस पे भी एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। अब यहाँ पर जब मात्रा की बात करते हैं तो मात्रा में हम लोग वापस से द्रव्यमान की बात नहीं कर रहे हैं, मात्रा की बात कर रहे हैं। मतलब मात्रा मतलब क्या होती है, मोलों की संख्या, मोलों की संख्या की बात करेंगे। ठीक है, यहां पास हम लोग किसकी बात करेंगे, मोलों की संख्या की बात करेंगे कि कितने मोल है। ठीक है, जैसे पानी और शक्कर में किसके मोल ज्यादा है, पानी के मोल बहुत ज्यादा थे और शक्कर के मोल कम थे। क्लियर है? चलो यही चीज देखते हैं अभी। ठीक है, ओके, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, एक बार देख लेते हैं। 50 kg N2 गैस, नाइट्रोजन गैस कितना kg है, यहाँ पास मात्राएं लिख देते हैं। N2 गैस की मात्रा कितनी है, 50 kg, और 10 kg H2 गैस, H2 गैस की मात्रा कितनी है, 10 kg। 50 kg N2 गैस और 10 kg N2 गैस को अमोनिया गैस बनाने के लिए मिश्रित किया जाता है। कितना कितना केजी, देखो दोनों की मात्रा है, एक ही N2 की है 50 kg और H2 की है 10 kg, दोनों को मिक्स कर दिए और क्या बना रहे हैं, अभी अमोनिया बना रहे हैं, अमोनिया गैस बना रहे हैं। प्राप्त अमोनिया गैस की मात्रा का परिकलन कीजिए, कितनी मात्रा में अमोनिया बनेगी उसको बताना है। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। इन परिस्थितियों में NH3 अमोनिया गैस उत्पादन के लिए सीमांत अभिकर्मक को पहचानिए। देखो अब इसमें क्वेश्चन में दो पार्ट दिए, जो एक आपका होमवर्क रहेगा। यहाँ पास क्या दिया है, प्राप्त NH3 की परिकलन कीजिए। पिछला में कर चुके हैं, रासायनिक अभिक्रिया बनाए थे और कितनी मात्रा में NH3 बनना है वो कर लिए हम लोग। अभी यहाँ पास हम लोग सीमांत अभिकर्मक पहचानना सीखेंगे बस। ठीक है, सीमांत अभिकर्मक किसको बोलते हैं, जो कम मात्रा में है। अब यहाँ पास अगर तुम लोग देखोगे नॉर्मली यहाँ पास, तो N2 की मात्रा कितनी है, 10 kg, और H2 की मात्रा कितनी है, सॉरी N2 की है 50 kg और H2 की है 10 kg। कम कौन दिखाई दे रहे हैं, H2। अगर ये बोल के हम लोग सीमांत अभिकर्मक बोल देंगे कि H2 सीमांत अभिकर्मक है, तो ये टोटल गलत होगा। ठीक है, एकदम गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पास सीमांत अभिकर्मक में मोलों की संख्या निकालनी होती है और यहाँ पास मोलों की संख्या नहीं दिया हुआ है। ठीक है, मोलों की संख्या नहीं दिया हुआ है। क्लियर है? चलो, तो इसके लिए करते हैं क्वेश्चन। देखो इक्वेशन क्या रहती है, रासायनिक समीकरण N2H2 से हमको क्या बनाना है, NH3। तो N2 प्लस H2 से हमको क्या बनानी है, NH3। गैस 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 तीनों गैसियस फॉर्म में है। ठीक है, बैलेंस करो इक्वेशन। तो यहाँ पास नाइट्रोजन की संख्या 2, इधर भी 2 का मल्टीप्लाई कर दिया 2, हाइड्रोजन 6 हो गया, तो इधर 3 का गुना 6 हो गया। ठीक है, अब निकालते हैं इसमें स्टैंडर्ड जो लेते हैं वहीं से स्टार्ट करेंगे। हमारा स्टैंडर्ड क्या रहता था, इसकी बात कर रहे हैं ना, अभी इसकी बात नहीं कर रहे। ये आप लोग का होमवर्क है कि इसकी प्राप्त मात्रा कितनी होगी। ठीक है, चलो देखो अभी ये दोनों की मात्रा ले रहे हैं। स्टैंडर्ड 1 मोल N2 बराबर कितना होता है, 1 मोल N2। केवल द्रव्यमान के बारे में बात किया है तो हम भी द्रव्यमान के बारे में बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पास देखो 50 kg 10 kg निकालना क्या चीज़ है, यहाँ पास उत्पादन के लिए सीमांत अभिकर्मक चाहिए, मतलब किसकी संख्या निकालते हैं, मोलों की संख्या निकालते हैं। तो हमें 2 चीज बस चाहिए, मोलों की संख्या और दूसरा क्या, द्रव्यमान। तो 1 मोल N2 का द्रव्यमान कितना होता है, N2 में देखो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन का होता है कितना, 14, और 2 नाइट्रोजन है तो 14 दूने 28 ग्राम, 28 ग्राम N2। ठीक है, सेकंड क्या बोलते हैं, यहां पास 3 मोल H2 है। ठीक है, इक्वल टू
कितना ग्राम हो जाएगा, H2 का 3 मोल H2, यहाँ पास टोटल ग्राम निकालो तो कितना होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, H2 मतलब 2 और 3 का गुना 6 ग्राम H2O। कोई दिक्कत है क्या, ये हमारे स्टैंडर्ड जो प्रीवियस पढ़ चुके हैं, ठीक है, इसीलिए एकदम डीप में नहीं बता रहा हूँ, यहाँ ये हम लोग प्रीवियसली पहले से पढ़ चुके हैं, क्लियर है। चलो तो अब आगे देखते हैं हमारे पास कितना कितना ग्राम दे दिया है। यहाँ पास क्वेश्चन कंडीशन में स्टैंडर्ड में हम ग्राम में देख रहे हैं, क्वेश्चन में किलोग्राम किलोग्राम में दिया है, तो क्या करेंगे, जो किलोग्राम दिया उसको चेंज कर लेंगे, ठीक है। 50 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है, किलो का मतलब कल बताया था, किलो का मतलब कितना होता है, 3 जीरो, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, ग्राम बन जाएगा। यहाँ पास भी 10 तो है ही, 1000 से मल्टीप्लाई ग्राम बन जाओ, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में ग्राम दिया है, मोलों की संख्या निकालना है, सीमांत अभिकर्मक मतलब मोलों की संख्या निकालना है, जो दिया रहता है उसको पहले लिखते हैं। क्या दिया हुआ है, देखो 28 ग्राम N2 निकालना, क्या है, मोलों की संख्या निकालना है, मतलब 1 मोल N2, क्लियर है। 28 ग्राम को क्या करते हैं, 1 ग्राम में कन्वर्ट करते हैं, 28 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड हो गया। अब कितना मल्टीप्लाई करना है, देखो N2 की मात्रा कितनी है, N2 की मात्रा है 50,000 ग्राम, 50,000 का दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। सॉल्व करेंगे, देखो तो सॉल्व करके क्या आएगा इसका आंसर। सबसे पहले आप यहाँ पास देख लो, 50,000 है, उसको कितना टाइम करना है, 28 से डिवाइड करना है। कैसे डिवाइड होगा देखो तो, सबसे पहले 1 डिजिट काउंट करते हैं, 5, 28 से जाएगा क्या 5, 28 से जाएगा क्या, नहीं जाएगा। अगला फिर से डिजिट बढ़ा देते हैं, 50, 50 28 से जाएगा क्या, हाँ जाएगा। कितनी बार में जाएगा, एक बार में। रिमाइंडर कितना बचा देखो तो, 50 में 28 गया, कितना बच गया, 22। अगला एक जीरो लगा देंगे, ठीक है। अब यहां तक हो गया हमारा, अगला एक जीरो लगा दिए, ये जीरो लग गया। 28 का पहाड़ा ऐसे पढ़ो कि 220 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। देखो 28 का अगर 10 बार बोलूं तो 280 होता है, 28 का 10 बार बोलूं तो 280 होता है। यहां पास देखो 280 से 60 कम है, मतलब इसमें कितना गुना कम करना पड़ेगा, 3 गुना लगभग कम करना पड़ेगा। तो 10 गुना की जगह कितना लेंगे, 7 गुना लेंगे, देखते हैं निकल जाएगा। 7 अट्ठे 56, 5 7 दुने 14, 5 14 5 19, माइनस करके देख लेते हैं सही आता है कि नहीं। कितना हो जाएगा देखो तो, 220 में 196 माइनस करेंगे तो 24। देखो इसके अभी 28 से कम है, मतलब हमारा करेक्ट है, 7 बार ही जाएगा। तो यहाँ पास ये लिख लिया 7। 24 के बाद फिर से एक नेक्स्ट डिजिट 0, ये कितना टाइम जाएगा देखो, 196, 7 बार में जाता है, ये उससे ज़्यादा है। एक बार और बढ़ा दो, इसको 8 बार कर देंगे, 8 बार कर देंगे मतलब 28 से जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा देखो, 14, 9 1 10 2 12 का 2 हाथ का 1, 224। 8 बार में कितना जाएगा, 224, माइनस कर दो कितना बचेगा, 16। एक लास्ट जीरो बचे हैं, यहाँ पास लिख देते हैं। ये ऑलमोस्ट 30 है, 30 का पहाड़ा पढ़ो, 160 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 3 पंचे 15, 5 टाइम जाएगा लगभग, ठीक है। 28 का 5 टाइम कितना होता है, 140। 28 का आधा 14, एक जीरो लगा दो। 5 का गुना कैसे करते हैं, कोई भी संख्या में उसको आधा कर दो और एक जीरो लगा दो, हो गया 5 का गुना, यही होता है, ठीक है। तो 140 कितना बच गया यहाँ पास, 20, ठीक है। हम लोग इतना ही करते हैं, पॉइंट नहीं लेंगे, पॉइंट लेंगे भी तो आएगा क्या इसमें, पॉइंट लगभग 8 आएगा, 8 नहीं 7, ठीक है, ये आने वाला है। तो पॉइंट को कंसीडर नहीं करेंगे, इतनी बड़ी वैल्यू में पॉइंट को कंसीडर नहीं करेंगे तो भी चल जाएगा, तो इसको हटा ही देंगे, ठीक है। तो यहाँ पास कितनी मात्रा आ रही है, 50,000 ग्राम N2 में, 50,000 ग्राम N2 में कितनी मात्रा आ रही है, कितनी मोल हो रही है, 1785 मोल N2 आ रही है। N2 की संख्या निकल गई हमारी, ठीक है। 50,000 ग्राम N2 में कितने मोल होते हैं, 1785 ग्राम। अब निकालते हैं किसके लिए, H2 के लिए।
चलो देखो 3 मोल H2 मतलब 6 ग्राम, जो वैल्यू दिया रहता है ग्राम में दिया द्रव्यमान उसको पहले लिखेंगे। 6 ग्राम H2 इक्वल टू कितना मोल होता है? 3 मोल H2 होते हैं। 1 ग्राम के लिए निकालेंगे तो 6 इधर गुना में उधर जाके भाग हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर दो, कितने के लिए निकालना है H2 का? 10,000, तो दोनों तरफ 10,000 10,000 गुना कर देते हैं। यहां पास सॉल्व कैसे करेंगे? 3 एकम 3 दूने 5 बार 0 0 0 अपने जगह, कितना आ जाएगा? 5,000 मोल H2, 10,000 ग्राम H2। ठीक है, अभी आंसर बता सकते हैं क्या? देखो तो, देखो वापस यहां पास क्या दिखाई दे रहे हैं हमको? 50,000 ग्राम N2 में 1785 मोल और 10,000 ग्राम H2 में 5,000 मोल। बोलने का मतलब 50 kg N2 में 1785 और 10 kg H2 में 5,000 H2 की मोल है। ठीक है, यहां पास अगर आंसर बताएंगे तब भी गलत होगा कि इसकी मात्रा कम है तो ये N2 कम है, ऐसे करके हैं। अब यहां पास देखो तो मैं क्यों इसको गलत बोल रहा हूं, इक्वेशन देखते हैं, इक्वेशन डिसाइड करेगा। इक्वेशन में क्या दिखाई दे रहे हैं? 1 मोल N2 के लिए निकालना है, मतलब केवल 1 का गुना है। यहां पास देखो 3 का गुना H2 के साथ है। H2 के साथ कितना गुना है? 3 गुना है। ठीक है, तो यहां पास कैसे निकालेंगे? N2 को भी 3 गुना करेंगे। N2 की मात्रा को यहां पास देखो ना, H2 की मात्रा 3 गुना के लिए निकाले हैं, यहां पास भी 3 गुना करेंगे। ठीक है, देखो बोलने का मतलब क्या है? 1785 मोल N2 के लिए, 1785 मोल N2 के लिए हमको कितना चाहिए? 3 गुना चाहिए। 3 गुना क्या चाहिए? H2 चाहिए। 1785 मोल N2 के लिए, N2 का निकला है ना 1785 मोल, तो 1785 मोल N2 के लिए हमको H2 की मात्रा कितनी चाहिए? 3 गुना चाहिए होती है। तो इसमें 3 गुना करके देख लेते हैं। 1785 मोल क्या चाहिए? 3 गुना क्या चाहिए? H2 चाहिए, तो यहां लिख देते हैं H2। सॉल्व करो तो 3 गुना करेंगे क्या आएगा? 3 पंचे 15, 5 हाथ का 1, 8 16 8 का 24, 1 25 का 5 हाथ का 2, 7 21 22 23, 3 2 3 एकम 3 2 5। देखो हमारे पास, क्वेश्चन अच्छे समझना, हमारे पास 1785 मोल N2 के लिए हाइड्रोजन H2 की मात्रा कितनी चाहिए? देखो यहाँ पास 3 गुना बोले हैं, तो 3 गुना मतलब कितना चाहिए? 5355 चाहिए होगा। ठीक है, कितना चाहिए होगा? 5355 H2 चाहिए होगा। यहाँ पास एक आयतन और 3 आयतन के हिसाब से अगर देखें तो इससे 3 गुना होना चाहिए। ये 3 गुना है क्या? 1785 से 3 गुना है क्या? नहीं। ठीक है ना, तो इसलिए किसकी मात्रा कम है? हमारे पास H2 की मात्रा होनी चाहिए थी 5355, उससे कम ये है। ये कम है, जितना चाहिए हमें उससे कम है, तो ये पहले खत्म होगा H2। ठीक है, N2 खत्म नहीं होने वाला है क्योंकि N2 की मोल 1 है। यहां पास शुरुआत इक्वेशन में देखेंगे तो 1 है, इसका 3 गुना चाहिए रहता है, तो 3 गुना करो देखो तो क्या आता है? 5355 चाहिए और हमारे पास है सिर्फ और सिर्फ 5000। ठीक है, तो दिक्कत तो होगी, कम मात्रा है, तो कम मात्रा ही क्या कहलाता है? सीमांत अभिकर्मक कहलाता है। ठीक है ना, क्लियर? क्वेश्चन को देखो एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं वापस इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन में बोला क्या है? 50 किलोग्राम N2 और 10 किलोग्राम H2, ये लिख दिए। हमारा इक्वेशन भी बना लिया। इक्वेशन में ही समझो एक आयतन के लिए 3 गुना चाहिए रहता है, एक आयतन के लिए 3 गुना चाहिए रहता है। ठीक है, चलो उससे बन गया 2 मोल NH3। 1 मोल N2 बराबर हमको पता है कितना ग्राम होता है? N2 नाइट्रोजन परमाणु का द्रव्यमान होता है 14। यहाँ पास N2 है, मतलब 14 दूने 28 ग्राम N2 हो गया। दूसरा क्या? 3 मोल H2, एक हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। यहाँ पास H2 है मतलब 2 और 3 का गुना है 6 ग्राम H2। एक एक अलग अलग निकाल लेते हैं। 28 ग्राम बराबर 1 मोल। यहाँ सॉल्व करके 50,000 ग्राम के लिए निकालिए, कितना आया? 1700
85। अब हमको अगर H2 की बात करूं तो यहीं से बता सकते हैं हमारे पास कितना होना चाहिए। N2 की मात्रा अगर 1785 है, N2 की मात्रा अगर 1785 है तो हमारे पास H2 की मात्रा होनी चाहिए 3 गुना। यहाँ पास देखो, यहाँ पास 1785 मोल N2 के लिए 5355 मोल 3 गुना कर दिए, H2 चाहिए होगा। हमारे पास कितना है उसको देखने के लिए यहाँ क्वेश्चन में कितना दिया है, 10 kg दिया है। ठीक है, 10 kg दिया हुआ है ना, तो यहाँ 10 kg के लिए देखो मल्टीप्लाई किया, ये आया 5000। मात्रा देखो इतनी चाहिए थी, इतनी आ गई, कम है ना। ठीक है, तो इसीलिए बोलते हैं कम मात्रा है हाइड्रोजन की, तो H2 सीमांत अभिकर्मक होगा। क्लियर है? चलो ओके, तो कल के वीडियो में एक कमेंट आया था एक स्टूडेंट का कि सर हाउ टू स्विच हिंदी मीडियम टू इंग्लिश मीडियम, आई एम फेसिंग लॉट्स ऑफ डिफिकल्टीज इन प्रिपेयरिंग फॉर द एंट्रेंस एग्जाम, हेल्प मी। ठीक है, तो पहला आप क्या बोल रहे हैं कि हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में स्विच हुआ है, आपको डिफिकल्टीज हो रही है क्या प्रिपेयरिंग करने में एंट्रेंस एग्जाम में। तो अगर बात करें एंट्रेंस एग्जाम की बात करें तो वो उसकी मीडियम हिंदी मीडियम भी हो सकते हैं, इंग्लिश मीडियम भी हो सकती है। तो आपको एंट्रेंस एग्जाम में कोई भी दिक्कतें नहीं आएगी, बस आप प्रिपेयर कीजिए, हिंदी में ही कीजिए। आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है। ठीक है, जब आप एग्जाम फॉर्म भरेंगे तो लैंग्वेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा ही। ठीक है, तो वहाँ पास आप हिंदी मीडियम डालिए। अभी आप 12th में हैं, 12th पास आउट किए हुए हैं और अभी आपको एंट्रेंस एग्जाम दिलाना है। ठीक है, यही ना कि आप 12th पास किए हिंदी मीडियम से और आपको एंट्रेंस एग्जाम दिलाना है। जैसे किसी भी उसके बाद आपको जाना है 12th के बाद किसी कॉलेज में जो इंग्लिश मीडियम कॉलेज होगा। ठीक है, इंग्लिश मीडियम कॉलेज में जाना है आपको, यही है ना, हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम स्विच करना है। तो आपको सबसे पहले इंग्लिश मीडियम के लिए एंट्रेंस एग्जाम जो दिलानी पड़ेगी वो जरूरी नहीं रहता कि इंग्लिश में ही हो। ठीक है, इंग्लिश में ही दिलाए ऐसा कहीं भी पास नहीं रहता, वहाँ पास लैंग्वेज सिलेक्ट करने का ऑप्शन रहता है, आप हिंदी सिलेक्ट कर लीजिए। तो आपको एंट्रेंस एग्जाम में कभी भी दिक्कतें नहीं आएगी। आप बस एंट्रेंस एग्जाम की अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, अच्छे से मार्क्स लाइए। ठीक है, तो यहाँ पास अभी आप डाउट में मत जाइए कि मैं इंग्लिश में ही पेपर होगा क्या। तो पहली बात तो ये कि आपका एंट्रेंस एग्जाम हिंदी में भी हो सकता है, आप हिंदी मीडियम सेलेक्ट कीजिए और हिंदी से ही एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कीजिए। अब सेकंड बात आती है, आप 12th पूरा हिंदी मीडियम में किए हैं और कॉलेज जा रहे हैं, वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई हो रही है, वहाँ पास इंग्लिश में ही पढ़ाई हो रही है। हिंदी मीडियम में थे 12th तक, अब कॉलेज गए तो इंग्लिश में पढ़ाई हो रही है, सर कैसे करें। तो दिक्कतें तो आएगी। पूरा 12 साल तक हिंदी में पढ़े, उसके बाद अचानक से किसी कॉलेज में जा रहे हैं और वहाँ पास इंग्लिश में पढ़ाई हो रही है, तो दिक्कतें तो आएगी। मैं भी जब 12th तक पढ़ा, 12th तक पूरा हिंदी मीडियम वाला हूँ मैं भी, फिर उसके बाद जब कॉलेज गया इंजीनियरिंग किया तो वहाँ पास मेरे को पूरी पढ़ाई इंग्लिश में ही हुई। ठीक है, तो शुरुआत में तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें आएंगी क्योंकि हम लोग का पूरा जगह चेंज हो जाएगा। यहाँ हिंदी मीडियम से अचानक से चले गए ऐसे एरिया में जहाँ पास इंग्लिश में पढ़ाई होती है। अभी तक हम लोग इंग्लिश में पढ़ाते हुए देखे नहीं। एक्चुअल में हमारे यहाँ जब 12th तक पढ़े हैं तो इंग्लिश वाले टीचर भी हिंदी में ही पढ़ा के जाते हैं। ठीक है, ये बात एकदम क्लियर है कि 12th तक हिंदी मीडियम में इंग्लिश सब्जेक्ट के टीचर भी हिंदी में ही पढ़ा के चले जाते हैं। यहाँ पास भी इंग्लिश सब्जेक्ट को भी हम लोग हिंदी में पढ़ रहे हैं, तो कहाँ से इंग्लिश सीख जाएंगे। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये थी। ठीक है, तो आपको अगर इंग्लिश मीडियम, वो एक अलग इशू है। ठीक है, अब बात करते हैं इंग्लिश मीडियम के कॉलेज में चले गए, इंजीनियरिंग कर रहे हैं या फिर कोई डॉक्टर की डिग्री के लिए कर रहे हैं या डिप्लोमा कर रहे हैं, इंग्लिश में पढ़ाई हो रही है, तो आपको शुरू में दिक्कतें आएंगी, शुरू बस में दिक्कतें आएंगी। ठीक है, कोई भी काम करो तो शुरुआत में दिक्कत आती ही है। आपको 1 मंथ बस आपको फेस करना पड़ेगा। क्या चीज़? कि आप हिंदी मीडियम वाले हो, ये चीज़ सोच के परेशान हो जाओगे। इसमें सोच के परेशान होना नहीं है कि मैं हिंदी मीडियम वाला हूँ, आप वहाँ के माहौल में ढलो। ठीक है, वहाँ के माहौल में जैसे जैसे हम ढलते जाएंगे तो हिंदी से इंग्लिश कब स्विच हो जाएगा हमको पता नहीं चलेगा। 1 महीना वो टाइम लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा इससे। ठीक है, शुरुआत के 1 महीना आपको अजीब लगेगा कि हिंदी से अचानक इंग्लिश कैसे पढ़ रहे हैं। जब आप वही 1 महीना में हिंदी मीडियम को पूरा छोड़कर जो कॉलेज के फैकल्टीज इंग्लिश में पढ़ाए रहेंगे और उसी को आप रिवाइज करेंगे 1 महीने तक, तो आपको ऐसे फील होने लगेगा कि नहीं अब मैं इंग्लिश कर सकता हूँ या कर सकती हूँ करके।
ठीक है, आपको कोई भी दिक्कतें नहीं आएगी उसके बाद, थोड़ी फेस करनी पड़ेगी क्योंकि आपको बोलने में अभी भी दिक्कतें होगी, ठीक है। आप अब भी नहीं बोल पाएंगे इंग्लिश, इंग्लिश बोलने के लिए फ्लुएंटली चाहिए, ठीक है। जो यहाँ पास हम लोग किसी टीचर जो पढ़ा रहे हैं उससे नहीं सीख पाएंगे, या फिर किसी ऐप डाउनलोड करके नहीं सीख पाएंगे, कोई पर्टिकुलर एक कोचिंग ज्वाइन करना पड़ेगा स्पोकन इंग्लिश का, अगर इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो। लेकिन अगर आपको कॉलेज में पास बस होना है तो उसके लिए कोई भी दिक्कतें नहीं आएगी, ठीक है। यहाँ पास हिंदी मीडियम से अगर इंग्लिश मीडियम स्विच करें तो बस 1 महीना, बस 1 से 1.5 महीना बस आपको दिक्कतें आएगी इंग्लिश समझने में। जो वहाँ पास फैकल्टीज पढ़ा के जाएंगे, पहला दिन दूसरा दिन तो कुछ समझ ही नहीं आएगा कि क्या पढ़ा के जा रहे हैं, तीसरे दिन से आप समझना स्टार्ट करेंगे कि हाँ ये चीज़ ऐसे ऐसे होता है करके। जो फैकल्टीज आएंगे रोज के रोज इंग्लिश पढ़ा के जाएंगे, इंग्लिश में ही पढ़ा के जाएंगे। अब ऐसा है कि एक दिन इंग्लिश पढ़ा रहे हैं क्या, फिर उसके बाद आके अगले दिन हिंदी में समझा के चले गए, ऐसा नहीं होने वाला है। रोज के रोज आएंगे इंग्लिश में ही पढ़ा के जाएंगे। अब रोज अगर आप इंग्लिश पढ़ेंगे तो ऐसा तो नहीं है ना कि इंग्लिश आएगा ही नहीं, ठीक है। वहाँ के टेक्निकल जो वर्ड्स रहेंगे वो सीखना चालू कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो उसके बाद हमें कोई भी दिक्कतें नहीं होगी, बस 1 महीना की आपका स्ट्रगल रहेगा हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम के लिए, ठीक है। वो 1 महीना आप अच्छे से ऐसे बिहेव कीजिए कि आपको इंग्लिश हाँ थोड़ा सा समझ में आता है, समझ आता है, बोल नहीं पाते, समझ आता है बस, ठीक है। फिर आपको पता नहीं चलेगा कि आप हिंदी मीडियम वाले हैं इंग्लिश मीडियम वाले हैं। क्लियर है? तो अगर वापस से एक बार बता देता हूँ, अगर आप इंट्रेंस एग्जाम की बात करिए तो इसमें कोई भी दिक्कतें नहीं आएगी, आप हिंदी में दिलाइए, ठीक है। चलो, तो इंट्रेंस एग्जाम आप हिंदी में दिलाना, अच्छे से प्रिपेयर करना, अच्छे से फाइट करके अच्छे से मार्क्स ला के निकालना। उसके बाद इंग्लिश मीडियम किसी भी कॉलेज में जाना, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई हो रही है तो उसमें दिक्कतें आएगी केवल 1 महीना, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं आएगी। क्लियर है? चलो, तो ये था बेटा आपको क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। और भी कुछ डाउट हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। क्लियर है? चलो।